जो पोटेंशियोमीटर की फिफ्थ एप्लीकेशन है ये कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। अब आप ध्यान से समझना कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर होता क्या है। अच्छा, मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का काम एक ही है। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों का काम क्या है, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मीजर करके देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसको मीजर करते हैं दोनों, लेकिन होता क्या है, ये एक्यूरेट करता है, इसकी जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट होती है और इसमें थोड़ी सी एरर हमें मिलती है, क्योंकि वोल्टमीटर करंट को जब वर्क करेगा तो करंट को ले लेगा सर्किट से, और करंट जब ये ले लेगा तो हमें एरर मिलेगी। अब हम क्या करने वाले हैं, वोल्टमीटर की एरर को, जो भी एरर है उसे रिमूव करेंगे या रिड्यूस करेंगे विद द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो वोल्टमीटर का जो भी एररफुल रीडिंग्स हमें मिली हैं, उन रीडिंग्स को पोटेंशियोमीटर के यूज करके हम सही रीडिंग में चेंज करते हैं। इसी को हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो आप वोल्टमीटर के एरर को खत्म करने वाले हो विद द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये काम होता कैसे है, इसके लिए सर्किट बनाना पड़ता है पहले। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट अरेंज करके बता रहा हूँ, और फर्स्ट पॉइंट हमारा बन रहा है सर्किट अरेंजमेंट। तो सर्किट कैसा होता है, ध्यान से देखो। दो सर्किट होते हैं इसमें। प्राइमरी सर्किट तो आपको बताया ही था, सेम होता है ए एंड बी, दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर। और प्राइमरी सर्किट में एक बैटरी लगती है, एक की लगती है और एक रियोस्टेट लगता है। ये होता है प्राइमरी सर्किट। रियोस्टेट, की और बैटरी लगा दी पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज में। इसके बाद सेकेंडरी सर्किट में एक स्टैंडर्ड सेल लगेगा जिसका ईएमएफ ईएस होता है। इसको बाईपाथियल की के साथ 1 टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। टू वे की का सेकेंड टर्मिनल गैल्वेनोमीटर और जॉकी से कनेक्ट होता है। और एक सर्किट यहाँ पर नीचे बनाया जाता है जिसके अंदर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के दोनों तरफ वोल्टमीटर भी लगा देते हैं साथ में, और यहाँ पर इसका थर्ड टर्मिनल से कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद रियोस्टेट लगाएंगे, रियोस्टेट के बाद एक बैटरी और लगाएंगे और एक की और लगाएंगे जो नीचे वाले सर्किट में करंट को फ्लो करेगी। तो ये पूरा सर्किट अरेंजमेंट इसका होता है। प्राइमरी सर्किट तो सेम है जो हर केस में आप बना रहे हो। हाँ, इसमें ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड सेल वो होता है जिसका ईएमएफ हमें पहले से पता हो, जो कि ईएस है। एक आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स जिसके दोनों टर्मिनल के बीच में हमने एक वोल्टमीटर भी लगा रखा है, ठीक है। और एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट, इसमें करंट फ्लो करने के लिए। इसमें कोई भी करंट एक फ्लो कर सकते हैं हम, आई डैश, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसको शो कर सकते हैं हम, आई। अब हम करेंगे क्या, ये तो इसका सर्किट हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब वर्किंग में क्या होता है वो देखो। वर्किंग में हम क्या करते हैं, ये की लगा देते हैं। इस की को लगाते ही क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाती है, और करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियोमीटर वायर में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब क्या हुआ, हमने ये दो कनेक्शन पहले हम 1 और 2 के बीच में एक प्लग लगा देते हैं। तो प्लग लगाने से क्या होगा, जॉकी से हम फर्स्ट बैलेंस लेंथ L1 फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट बैलेंस लेंथ L1 आ गई हमारे पास। तो ये जो L1 लेंथ है ये किसके लिए आती है, स्टैंडर्ड सेल के लिए, क्योंकि हमने इसी को सर्किट में इंट्रोड्यूस करा है। अभी ये वाला सर्किट तो बाहर है, ठीक है, एक तरीके से ये कट है सर्किट, ठीक है। ये कनेक्शन में तो सिर्फ यही आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ES इज इक्वल टू XL1, ES इज इक्वल टू XL1। तो यहाँ से हम X यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी ES अपॉन L1। तो ये एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन हो गया स्टैंडर्डाइजेशन यही होता है, किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को फाइंड करना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड सेल लिया था, इसका कारण क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन कर देना। तो यहाँ पे कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके होने के बाद 1 और 2 से कनेक्शन को हटा देंगे और 2 और 3 के बीच में कनेक्शन को लगा देंगे। तो अब क्या हुआ, अब ये सर्किट से आउट हो गया, तो इसको हटाओ, एक तरीके से हटा सकते हो, देख सकते हो। अब ये आ गया सर्किट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक R ओम के रेजिस्टेंस को भी बाहर निकाल लेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R ओम रेजिस्टेंस आ जाने के बाद इस पर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा V होगा। जब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा।
वो पोटेंशियल ड्रॉप V आ जाएगा और उसके लिए हम सेकंड बैलेंस लेंथ ले लेंगे L2 विद द यूज ऑफ जॉकी। तो जो L2 आएगी अब वो किसके लिए आएगी? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा XL2, जो भी इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होगा V XL2 आ जाएगा। X की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से डाल देंगे, तो ES अपॉन L1 इंटू L2, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और ये हमें पोटेंशियल, जो पोटेंशियोमीटर है उसने हमें ये वैल्यू दे दी। पर यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ वोल्ट मीटर भी लग रहा है। ये वोल्ट मीटर भी हमें एक डायरेक्ट वैल्यू देगा V डैश। ये V वैल्यू तो हमारी किससे आई है? पोटेंशियोमीटर वायर से। और जो V डैश है वो कौन देगा हमें? वोल्ट मीटर देगा। तो अगर V डैश वैल्यू है वोल्ट मीटर की और V हमें दी है किसने? V हमें दी है पोटेंशियोमीटर ने और V डैश है इसकी, तो इसका जो डेल V निकलेगा वो V माइनस V डैश आ जाएगा। हमारे पास एरर आ जाएगी हमारे पास। भाई हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई जो पोटेंशियोमीटर नापता है एक्यूरेट वैल्यू, एक आ गई जो वोल्ट मीटर नापता है उसमें थोड़ी सी एरर होती है। तो दोनों को माइनस कर दें, एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू, इनको माइनस करते हैं तो एरर आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे को ये पता चल जाएगा कि हमारे वोल्ट मीटर की वैल्यू में कितनी एरर आ रही है। क्लियर है ना कहानी? एक बार वापस बता रहा हूं। पहले हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया विद द यूज ऑफ स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका EMF हमें पहले से पता होता है, जैसे कि डैनियल सेल और कैडमियम सेल। तो ES = XL1 बना, यहाँ से X यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई ES अपॉन L1, और ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हमने 2-3 को कनेक्ट करके यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाला। RB में से जो रेजिस्टेंस हम निकाल देते हैं वही उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसका एक रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें से करंट फ्लो हुई तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V। ये V हमने इधर जॉकी की सहायता से देखा, L2 बैलेंस लेंथ पर बैलेंस हो रहा है, तो V = कितना आ गया? XL2। X की वैल्यू ES अपॉन L1 यहाँ से डाल दी, तो ये वैल्यू हमारे पास पोटेंशियोमीटर ने हमको मेजर करके दे दी। तो पोटेंशियोमीटर जो वैल्यू मेजर करता है वो लगभग सही मानी जाती है, तो इसने हमें लगभग 99% तक सही वैल्यू दे दी है। अब यही वैल्यू हमें वोल्ट मीटर शो करके देगा V डैश। तो वोल्ट मीटर की वैल्यू में एरर आएगी, उस एरर को निकालने के लिए दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो दोनों को माइनस करने से हमें डेल V पता चल जाएगा। अब डेल V आ जाने के बाद एक कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है। कैलिब्रेशन जो कर्व होता है वो किस किस के बीच बनता है, ये ध्यान रखना, बिटवीन डेल V एंड V डैश। V डैश तो वोल्ट मीटर जो नाप के दे रहा है वो, और डेल V जो एरर आ रही है, तो इसके बीच का एक कर्व बना दिया जाता है। अब ये क्या है, जो डेल V होता है ये पॉजिटिव, क्योंकि एरर है ये। अब एरर तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसको दोनों एक्सिस पे लिया जाता है डेल V को, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और V डैश को केवल एक एक्सिस पे यहाँ लिया जाता है। ये जो ग्राफ मिलता है इसमें एरर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कैसी भी हो सकती है। तो ये ग्राफ होता है जिगजैग। ये ग्राफ कैसा होता है? जिगजैग स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये कुछ डेल V की वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगी, कुछ नेगेटिव मिलेंगी, तो ये ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है। और एक एक्सिस पर आप कौन सी वैल्यू ले लेते हो? V डैश। V डैश क्या है? द मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो मेजर्ड वैल्यू आपको दे रहा है वो है V डैश। और डेल V क्या है? डेल V इज द एरर इन द वैल्यू मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंप्लीट है। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर हमें जो भी रीडिंग देता है, जैसे मान लो ये रीडिंग दे रहा है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि भाई इसने कितनी एरर दी हमको। तो जैसे मान लो यहाँ 2 वोल्ट है, अगर वोल्ट मीटर आपका 2 वोल्ट शो कर रहा है तो 2 वोल्ट से आप इसकी एरर फाइंड कर लो कि भाई ये प्लस में इतनी एरर दे रहा है, तो इतनी एरर इसमें से माइनस करो तो आपको सही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो सही वैल्यू V कैसे निकालोगे? यहाँ से V निकालोगे डेल V प्लस V डैश। तो जो डेल V आपको मिला, ये रहा डेल V, और जो V डैश आपको यहाँ पर मिला, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास सही वैल्यू आ जाएगी जो पोटेंशियोमीटर आपको देता है। तो इस तरीके से आपके पास V डैश होगा अगर, तो V डैश के माध्यम से आप डेल V निकाल लोगे
दोनों को ऐड कर देना, तो ऐड करके आपके पास ट्रू वैल्यू यहाँ पर V की मिल जाएगी। तो आपने क्या करा, वोल्ट मीटर की रीडिंग को सही कर लिया और पोटेंशियोमीटर जो दे रहा था वो आपने डायरेक्ट इस ग्राफ के माध्यम से पता लगा लिया। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर किया जाता है। इसको आप वीडियो को 1-2 बार देखो अच्छी तरीके से और इसको लिखो पूरे नोट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।